students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 11, Heavenly Bodies. Okay, let's start the chapter. See. Of all the planets that have been discovered so far, the Earth is the only planet that contains life. Seen from this space, the Earth looks like a mass of land, sea and air. What makes our Earth unique is its atmosphere and its water. Earth is the only planet known to support life. The Earth is more than 4 to 5 billion years old. No rocks as old as this have ever been found. It is almost spherical in shape. The study of the Earth is still going on. So, स्टूडेंट व्हाट दे आर सेइंग इज कि जितने भी प्लैनेट्स अभी तक डिस्कवर्ड किए गए हैं उन सभी में से अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. अगर हम स्पेस से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ क्या दिखता है, लैंड, सी एंड एयर का एक बड़ा सा मास है जो अर्थ पर विजिबल होता है. एंड यही जो सबसे ज़्यादा यूनिक हमारे अर्थ को बनाता है वो क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड वाटर की प्रेजेंस होना. हमारे अर्थ पर एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ एक काफ़ी यूनिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. अराउंड मोर देन 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारा अर्थ है. ठीक है, इसमें जो रॉक्स हैं वो इतने पुराने हैं जो अभी तक कहीं भी और इतने पुराने रॉक्स नहीं मिले हैं. ऑलमोस्ट कैसी, ज़्यादातर इसकी अगर देखी जाए तो ये स्फेरिकल शेप का होता है. एंड अर्थ की स्टडी तो अभी भी क्या है, स्टिल गोइंग ऑन है. ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच आर लोकेटेड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस के बाहर हैं उन सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है. So first of all, we have to discuss about formation of the Earth. Earth की formation कैसे हुई है? So once it was thought that the Earth developed from a rotating body of hot gases in space. These gases pooled and the other bodies were formed. So पहले क्या देखा जाता था कि जो अर्थ डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एक रोटेटिंग बॉडी है हॉट गैसेस की, गर्म जो गैसेस है उनकी रोटेटिंग बॉडी से स्पेस में क्या अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है. एंड यही गैसेस बाद में फूल डाउन हुई एंड बाकी सारी बॉडीज का भी फॉर्मेशन हुआ. लेकिन बाद में अबाउट 1990 में ये सजेस्ट किया गया कि अर्थ जो है किससे, एक मटेरियल से डेवलप हुआ है जो कि हम वो सन से मिला है. कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ में हैव बीन वेरी हॉट. अर्थ पहले बहुत हॉट यानी कि गर्म हुआ करता था इसके फॉर्मेशन के अर्ली पार्ट में. ओके, पहले क्या, ये एक फायरी मिक्सचर था बॉइलिंग रॉक एंड पॉइजनस गैसेस का. एज मिलियंस ऑफ ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पास ऑन हुए अर्थ ठंडा होता चला गया एंड एक थिन सी क्रस्ट थी जो इसके आउटर सरफेस में फॉर्म हो गई एंड हीट के फॉर्म में सील हो गई. ओके, चल नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थ हमारी 3 मेन लेयर से बना होता है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको आप क्रस्ट कहते हो. क्रस्ट के अंदर वाली लेयर को मेंटल कहा जाता है. एंड देन हमारे पास कोर वाला पार्ट होता है. कोर में भी 2 कोर होते हैं, एक आउटर एंड द अदर इज इनर कोर. ओके, चलो. सो सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो क्रस्ट हमारे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है. ओके, अर्थ की जो थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. अंडर कॉन्टिनेंट्स इस थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 35 to 60 किलोमीटर्स. अगर कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखें तो जो क्रस्ट की थिकनेस है वो 35 to 60 किलोमीटर की रेंज में वेरी करती है. एंड ओशियंस में ये काफ़ी थिन है जिसकी अराउंड 6 किलोमीटर्स तक की ही रेंज है. नेक्स्ट वी कम टू मेंटल. मेंटल हमारे अर्थ का सबसे वाइडेस्ट सेक्शन होता है. क्रस्ट एंड अर्थ की कोर के बीच वाला जो रीजन होता है उसको मेंटल कहा जाता है. एंड नियरली 2900 किलोमीटर थिक मेंटल आपका हॉट रॉक से बना है. ओके, टेम्परेचर, प्रेशर यहाँ पे काफ़ी कम होता है मेंटल में एज कम्पेयर टू कोर. ओके, एंड इवन सो मच ऑफ द मेंटल रॉक इज सेमी मोल्टन. आपके मेंटल का काफ़ी सारा ऐसा रॉक है जो सेमी मोल्टन है, यानी कि आधा कैसा है, पिघला हुआ है. नेक्स्ट वी कम टू कोर. कोर आपके इस अर्थ का सेंटर एंड सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. कोर को आई टोल्ड यू हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर. ओके, कोर आयरन एंड निकल से मिलकर बना हुआ है. इन द आउटर रीजन ऑफ द कोर द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द मोल्टन स्टेट. कोर का जो आउटर वाला रीजन है वहाँ पे सारे मेटल्स अपनी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. एंड कोर के इनर वाले रीजन में क्या है, एक सॉलिड बॉल है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ. Now next we come to solar system. Okay, चलो.
सो एज यू ऑल नो सन 8 प्लैनेट्स एंड उन सभी 8 प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स बाकी सभी हेवनली बॉडीज के साथ मिलकर क्या बनाती है, हमारा सोलर सिस्टम बनाती है. सो आवर सोलर सिस्टम इज अ वेरी टिनी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. एंड हमारा सोलर सिस्टम इस बहुत बड़ी गैलेक्सी जिसका नेम है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका एक छोटा सा पार्ट है आवर सोलर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सन. तो सन क्या है? सन इज अ बिग बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. एक बड़ी सी बॉल जो हॉट एंड बर्निंग गैसेस से मिलकर बना है उसको सन कहा जाता है. इसके अराउंड एक थिन लेयर है एयर की जिसको कोरोना कहा जाता है. ओके एंड ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर हमारा सन बना है. हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पार्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देती है सन की फॉर्मेशन में, लेकिन उसके साथ इसमें हीलियम एंड बाकी गैसेस की भी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है. एंड दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ लाइट एंड हीट. हाइड्रोजन गैस कीप्स चेंजिंग इनटू हीलियम. एंड यही प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइट एंड हीट का क्या होता है, इसमें से एमिशन होता है. हाइड्रोजन गैस जो है धीरे धीरे किसमें, हीलियम गैस में चेंज होती रहती है. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. So now we are going to discuss some characteristics of the 8 planets which are present in our solar system. Okay, and the number 1 planet is Mercury. Mercury हमारे सन के सबसे closest planet है and around 88 days का time period Mercury लेता है सन के around अपनी एक rotation को complete करने में. Okay, and Mercury does not have any of its natural satellite. Next planet which we are going to discuss is Venus. Venus क्या है? Hottest and the brightest. सब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हॉट एंड सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है जो अराउंड 24 डेज का टाइम पीरियड लेता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन. एंड इसके पास भी अपने कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू अर्थ. अर्थ आई टोल्ड यू ओनली प्लैनेट जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज अर्थ का 70% सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ओके अराउंड 365 डेज एंड 6 hours 9 minutes इतना टाइम पीरियड लगता है अर्थ को सन के अराउंड रोटेट करने में. एंड अर्थ की वन नेचुरल सैटेलाइट इज देयर विच इज नोन एज मून. नेक्स्ट वी कम टू मार्स. मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं बिकॉज ये रेड डस्ट से कवर्ड है. यू कैन सी ओवर देयर. एंड इसके पास भी वन मून है. अराउंड 687 डेज का टाइम पीरियड लगता है टू गो अराउंड द सन बाय द मार्स. नेक्स्ट वी कम टू जुपिटर. जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है. जाइंट प्लैनेट है बिकॉज गैसेस के थिक क्लाउड से ये कवर्ड है. अबाउट 12 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है इसको सन के अराउंड वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में. एंड कितने 95 मून्स आर देयर ऑफ जुपिटर. मून इज नेचुरल सैटेलाइट. नेक्स्ट इज सैटर्न. सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ये किससे सराउंडेड है? रिंग से सराउंडेड है जो कि आइस, रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है. 30 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है जुपिटर को सैटर्न को अराउंड सन ऑर्बिट कंप्लीट करने में. एंड इसके 146 मून्स आर देयर. नेक्स्ट यूरेनस. यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड सबसे पहला ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर्ड किया गया था. इसमें बहुत सारी गैसेस है एज मीथेन. 84 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है इसको टू गो अराउंड द सन एंड इट हैज़ 27 मून्स ऑफ इट्स ओन. एंड द लास्ट इज नेपट्यून. सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है ये फ्रॉम द सन एंड इट एक्सपीरियंसेस फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म. इसमें काफ़ी फास्ट ब्लो होने वाले स्टॉर्म यहाँ पे एक्सपीरियंस किए जाते हैं. अबाउट 165 ईयर्स इसको लगते हैं टू गो अराउंड द सन. एंड इसके कितने टोटल 16 मून्स हैं एज अ नेचुरल सैटेलाइट. So these were the 8 planets of our solar system. Now next we come to moon. Moon क्या है? I told you only natural satellite of the earth. Earth की अकेली natural satellite एक brightest object है ये हमारे sky में after the sun. लेकिन मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. ये आपको शाइन करता हुआ दिखता है इन द नाइट स्काई बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ये हमें सन की रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से क्या ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है. अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे है ये फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. अर्थ के कंपेरेटिवली अर्थ के साइज का सिर्फ 1/4 साइज इसका है. दैट इज 1/4 साइज. ओके आई टोल्ड यू इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट.
It shines because of the light of the sun which falls on it. Okay? And this is because the moon is much closer to us than the sun. And यही एक reason है कि जो moon है वो हमसे ज़्यादा close है as compared to sun. Objects speed lighter on the moon. Okay? Moon पर जो objects है वो ज़्यादा light हल्के feel होते हैं. अब ऐसा क्यों? देखो, अर्थ की तरह ही मून के पास भी क्या है, एक ग्रेविटी है. ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अपने टुवर्ड्स चीज़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. सो एस्ट्रोनॉट्स कैन वॉक इजीली ऑन द मून कैरिंग देयर इक्विपमेंट्स. इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स भी क्या आपके मून पर क्या आप इजीली वॉक कर सकते हैं अपने इक्विपमेंट्स को कैरी करके, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मून पर वो अर्थ के कंपेरिजन में 6 टाइम्स कम है. जितना ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पर है उसके कंपेरिजन में मून पर 6 टाइम्स लेस है ग्रेविटेशन फोर्स. And gravity is a force of a larger object that pulls a smaller object towards itself. Gravity क्या है, एक ऐसा फोर्स जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के पास होता है, एंड इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स क्या, जो छोटे ऑब्जेक्ट्स इनके अराउंड होते हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. इन फोर्स को ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है. सो जो ग्रेविटी फोर्स है मून की वो कितना 1/6 है ऑफ द अर्थ ग्रेविटी फोर्स. एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, सो अ 45 kg पर्सन वुड वे ओनली 7.5 kg ऑन द मून. एक ऐसा पर्सन जिसका वेट अर्थ पर 45 kg है, उस सेम पर्सन का वेट जो मून पर होगा वो अराउंड कितना होगा, 7.5. कैसे? आई टोल्ड यू 45 kg यहाँ है, उसका 1/6 आप करोगे, सो इट विल कम आउट टू 7.5 kg. ओके, सिंस द मून इज लाइटर देन द अर्थ, द ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज लेस. क्योंकि मून क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में लाइट है, हल्का है, इसलिए मून सरफेस की ग्रेविटी भी कैसी है, कम है. ओके, नेक्स्ट, लैंडिंग ऑन द मून. अब मून पर अगर हम लैंडिंग की बात करें, सो मून एक अकेली ऐसी हेवनली बॉडी है जिस पे ह्यूमन बींग्स अभी तक काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं. ऑन जुलाई 20, 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ये फर्स्ट मैन थे जो सबसे पहले मून पर गए थे, वहाँ पे उन्होंने लैंडिंग करी थी, है ना. ये किसके पार्ट थे, अपोलो सेकेंड स्पेस मिशन के ही वॉज द पार्ट. एंड इनके साथ जो इनके और एस्ट्रोनॉट्स ने इनको अकम्पनीट करा था, दैट इज बज ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस. इन्होंने भी इनके साथ अकम्पनीट करा था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द मून वर, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे ही मून पर सबसे पहले लैंडिंग करी थी तो उनके जो सबसे पहले वर्ड्स थे वहाँ जाके वो क्या थे कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड. ओके, वो उन्होंने फिर मून के सरफेस पर ज्वाइन किया था बाय बज ऑल्ड्रिन. एंड देन मेनी मैप, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं एंड अनमैन्ड ऑल्सो, यानी कि जो जिनके साथ एस्ट्रोनॉट्स नहीं भी हैं वो ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स आज तक मून सरफेस पर जा चुके हैं एंड वहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा चुका है. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये कौन है, फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून. जो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग है लेफ्ट में, फिर ही इज बज ऑल्ड्रिन एंड ही इज माइकल कॉलिंस. सॉरी, ही इज माइकल कॉलिंस एंड ही इज बज ऑल्ड्रिन. ओके, चलो, नाउ फेजेस ऑफ द मून. So as seen from the Earth, the moon appears to change its shape every day. This is because we see only that part of the moon which reflects the light of the sun. The different phases of the moon are due to the light of the sun falling on the different portion of the moon as it moves around the Earth. Its shapes varies from a thin crescent to a full moon. There are different shapes of the moon. So student, अगर हम moon को observe करते हैं from the Earth surface, so हम क्या observe करते हैं कि moon की shape every day change होती है. Okay? वो चेंज होती नहीं है. एक्चुअल में आई टोल्ड यू मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. हमें मून का सिर्फ वही पार्ट अर्थ सरफेस से विजिबल होता है बिकॉज मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रोटेट करता है. सो एंड अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है. सो अब सन की जो लाइट है वो मून के कौन से पार्ट पर रिफ्लेक्ट कर रही है, फॉल कर रही है, वही पार्ट हमको अर्थ सरफेस से विजिबल होता है. एंड इसीलिए हमको अर्थ की मून की डिफरेंट शेप्स विजिबल होती है. ठीक है, इसकी शेप जो है मून की वो चेंज होती है फ्रॉम अ थिन क्रेसेंट, एक पतले से क्रेसेंट से कभी कभी हमें फुल मून भी देखने को मिलता है. एंड इनको हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं. ओके, सो मून की जो साइड हमारी तरफ फेस करेगी एंड वहाँ पे जो आपकी क्या होगी अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉल करेगी वो हमको विजिबल होती है. एंड उसी वजह से हमें डिफरेंट शेप्स दिखती हैं मून की विच आर नोन एज फेसेस ऑफ द मून. सो अब हम कुछ मून के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका न्यू. सो न्यू मून क्या है, व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट.
जब मून की वो साइड जो अर्थ की तरफ फेस कर रही है उस पर बिल्कुल भी सनलाइट फॉल नहीं कर रही होती है, तब हमें मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है एंड उस कंडीशन को न्यू मून कहा जाता है, समवॉट लाइक दिस. ओके, चल. नाउ नेक्स्ट इज crescent moon. When only a small portion of the facing side of the moon gets sunlight and visible to us, we call it crescent moon. कुछ इस तरीके से crescent moon होता है जब मून का सिर्फ छोटा सा पार्ट है जिस पे सनलाइट फॉल होती है एंड को हमें विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको crescent moon कहा जाता है. नेक्स्ट इज हाफ मून. जब मून का हाफ फेस जो अर्थ की तरफ फेस भी कर रहा है एंड उस हाफ पार्ट पे सनलाइट फॉल करती है, तब हमें सिर्फ इतना पार्ट विजिबल होगा जिसको हम हाफ मून बोलते हैं. Okay, next is gibbous moon. When almost 3/4 of the facing side of the moon receives sunlight, it is called gibbous moon. आप देख सकते हो gibbous moon है जब मून का 3/4 पार्ट क्या है जिस पर सनलाइट फॉल करेगी एंड वो विजिबल होगा, उसको gibbous moon कहा जाएगा. एंड द लास्ट इज फुल मून. जब मून की पूरी साइड जो अर्थ की तरफ फेस कर रही है वो सनलाइट की वजह से इल्यूमिनेट होती है, उसे हम फुल मून कहते हैं. ओके, चल. सो ये जितनी भी ऊपर स्टेजेस थी इन सभी को एक साथ ही क्या बोला जाता है, वैक्सिंग फेज ऑफ द मून. इसके बाद जो साइकिल है रिवर्स होती है एंड आपके इल्यूमिनेटेड फेस जो है मून का उसका साइज रिड्यूस होने लगता है एंड फिर उन सभी स्टेजेस को एक साथ ही क्या बोला जाता है, वेनिंग फेजेस ऑफ द मून. Now next we come to formation of an eclipse. Now what is eclipse? Eclipse आपका it is a partial or total blocking of the light of the sun by a heavenly body like the earth or the moon. ठीक है, जब सन की जो लाइट है वो पार्शली या टोटली ब्लॉक हो जाती है किसी हेवनली बॉडी की वजह से, लाइक अर्थ या मून की वजह से, उस तब जाके एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है. सो हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. सो काफ़ी बार ऐसा होता है कि तीनों के तीनों हेवनली बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है एंड इस सिचुएशन में जो सन की लाइट है वो किसी दूसरी हेवनली बॉडी की वजह से ब्लॉक हो जाती है जो भी इनके बीच में आता है और इसकी वजह से उसकी जो शेडो है, सन की शेडो थर्ड बॉडी पर कास्ट होती है एंड थर्ड बॉडी क्या हो जाती है, एक्लिप्स हो जाती है या फिर बोलो हाइड छिप जाती है फ्रॉम द सन. सो डिपेंडिंग ऑन द थर्ड बॉडी, अभी थर्ड बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है जो कि एक्लिप्स होगी किसकी, शेडो की वजह से. बीच में जो ऑब्जेक्ट है, बीच में जो हेवनली बॉडी है उसकी शेडो की वजह से जो थर्ड बॉडी एक्लिप्स होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड एक्लिप्स को उसी बिहाफ पर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, एक होता है सोलर एक्लिप्स एंड द अदर इज lunar eclipse. Okay, so first of all we are going to discuss about solar eclipse. So sorry, when the sun, the moon and the earth are in a straight line, जब sun, moon, earth तीनों ही एक straight line में होंगे and the moon blocks the sunlight reaching the earth. अब क्या करेगा, जो moon है वो क्या कर देगा, सनलाइट को ब्लॉक कर देता है. उस सनलाइट को जो अर्थ पर आ रही थी उसको ब्लॉक कर देगा. तब क्या होगा, मून की शेडो आपकी किसके ऊपर आती है, अर्थ के ऊपर आती है और उसी को क्या बोला जाता है, सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. यानी कि जब मून कंप्लीटली सन को हाइड कर देता है उसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है एंड जब मून सन को पार्शियली हाइड करते हैं उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. सोलर एक्लिप्स सिर्फ कुछ ही फ्यू मिनट्स तक रहता है. यू कैन सी दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड सेंटर में मून आ गया. सो मून ने ये जो सनलाइट थी इसको ब्लॉक कर दिया है एंड इसीलिए इसकी जो शेडो है वो अर्थ पर जा रही है एंड सन की लाइट अर्थ पर नहीं जा पाती है जिसकी वजह से हमें सन विजिबल नहीं होता फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हिच इज नोन एज सोलर एक्लिप्स. Next we come to lunar eclipse. Now lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. अब जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाता है तब lunar eclipse होता है. यानी कि अब यहाँ पे जो अर्थ है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से मून पर सनलाइट फॉल नहीं होगी एंड इसकी वजह से अर्थ की शेडो मून पर कास्ट होती है. ओके, यानी कि जब अर्थ की शेडो कंप्लीटली मून को कवर कर लेगी उसको हम टोटल ल्यूनर एक्लिप्स कहोगे एंड जब ये मून को पार्शियली कवर करती है उसको पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाता है. एक ल्यूनर एक्लिप्स अराउंड 1 आवर तक चल सकता है या हाफ एन आवर भी चल सकता है एंड इसको काफ़ी मतलब ये सेफ है अगर आप इसको नेकेड या अनएडेड आइज से भी देखते हैं. सो ल्यूनर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करना इज कम्प्लीटली सेफ, लेकिन सोलर एक्लिप्स को हमें ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू आवर आइज. Now,
नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं या किसी भी दूसरी हेवनली बॉडी के अराउंड ऑर्बिट करेंगे इन दी यूनिवर्स। जैसे कि हमें पता है हमारे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट क्या है वो मून है। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने कुछ ऐसी साइंटिफिक मशीन्स डेवलप करी हैं जिनको स्पेस में भेजा जाता है प्लैनेट्स के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए, चाहे वो हमारा अर्थ क्यों ना हो, एंड इन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? स्पुतनिक थी, जिसको सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था इन 1957 में। ठीक है, फिर ये सैटेलाइट्स मेनली क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन? जितने भी हेवनली बॉडी स्पेस में है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एंड ज़्यादातर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आर्यभट्ट क्या है? इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसको स्पेस में भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट, इसको इंडिया ने लॉन्च किया था ईयर 2008 में मून के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए। ज़्यादातर जितना भी इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो किससे? इनसेट जीसेट 15 से बिलोंग करती हैं, जो कि एक सैटेलाइट है जिसको इंडिया ने नवंबर 11, 2015 में लॉन्च किया था। ओके, चलो, सो दीज वर दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉन्सेप्ट. That's all for the chapter today. We have discussed many facts regarding our universe and the celestial bodies. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.